दर्द का रिश्ता होता है। कालरा ने अगर एहसान किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सुरभि को घर से निकालकर शिखा को घर पर ले आए। कालरा ने हम पर एहसान किया है, उससे बड़ा एहसान तो मुकुंद प्रसाद ने हम पर किया है। माँ जी को बचाकर उन्होंने अपने घर रखा, उन्हें नई जिंदगी दी। मैं शिखा का विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा और मैंने शिखा से प्यार किया है। मेरी शादी शिखा से ही है। उस घर की बहू शिखा ही बने। दीदी, वैभव को फोन करके बता दिया होता कि मुकुंद प्रसाद आए थे और सारे कागजात वापस करके गए। नहीं सरस्वती, फोन पे बात नहीं हो सकती। वैभव को सामने बिठाकर ही समझाना पड़ेगा कि वो जिस रास्ते पर भी चल रहा था वो गलत है। आगे वैभव, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बेटा। हाँ माँ, वो ऑफिस में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन घर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि दिन भर बाहर थका हुआ इंसान सुकून घर पे आकर ही पाता है। सुरभि भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज गलतफहमी की सारी दीवार गिर चुकी है। जिस धोखे में तुम सब लोग थे वो धुंध आज छट चुकी है वैभव। धुंध छट चुकी है? ये आप क्या कह रही हैं माँ? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही वैभव। आज तक जो हम लोग सोचते थे कि मुकुंद प्रसाद चौरसिया ने हमारी जमीन हड़प ली, हमारी माँ को कैद करके रखा, ये सब गलत है। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? हाँ बेटा, सुरभि जो आज तक कहती रही उसी की बात सच निकली। मुकुंद प्रसाद कोई लालची इंसान नहीं, बल्कि शरीफ और ईमानदार इंसान है। कमाल, आज आप लोगों को हो क्या गया है? क्या कर रहे हैं आप लोग? वो जिसने बाकीलाल चाचा के साथ मिलकर हमारी बर्बादी की साजिश की, जिसने हमारी जमीन हड़प ली, आज वो अचानक आप लोगों को ईमानदार और अच्छा इंसान लगने लगा? हाँ वैभव, मुकुंद प्रसाद यहाँ आए थे और जमीन के कागजात सारे लौटा दिए, और उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है। क्या? हाँ वैभव, और उसने जमीन का एक टुकड़ा भी अपने पास नहीं रखा। 17 एकड़ जमीन हमें वापस लौटा। और सच्चाई तो यह है कि माँ मुकुंद प्रसाद चौरसिया के कब्जे में नहीं, बल्कि बाकीलाल के कब्जे में। और ये सब आपसे मुकुंद प्रसाद ने कहा? हाँ, वो 20 एकड़ जमीन अभी तक बाकीलाल के नाम नहीं हुई है, इसलिए उसने माँ जी को कैद करके रखा है। माँ जी को बचाने के लिए मुकुंद प्रसाद ने 20 एकड़ जमीन बाकीलाल के नाम की है। आज हम सब की सोच गलत साबित हो चुकी है और सुरभि की हर बात सच साबित हुई है। अब तुम्हें भी सुरभि के बारे में सोचना होगा वैभव। जाओ, सुरभि तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या हुआ वैभव, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? जबकि इस घर के सारे लोग खुश हैं, क्योंकि उनकी खोई हुई जमीन उनको वापस मिल गई। तुम तो बहुत खुश हो ना? हाँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरा खोया हुआ अधिकार, मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे वापस मिल जाएगा। कोई भी आधी अधूरी मिलने वाली चीज अच्छी नहीं होती। माना कि तुम्हारे फूफा जी ने हमारी जमीन लौटा दी, लेकिन आधी अधूरी। और तुम जिस अधिकार की बात कर रही हो ना,
वो भी तुम्हारे हिस्से में आधी अधूरी ही आने वाली है। ये क्या कह रहे हो वैभव? क्या तुम अपना वजूद बांटना चाहोगे? नहीं ना। उसी तरह औरत के अधिकारों का बंटवारा नहीं हो सकता। तुम मेरे और मेरे फूफा जी के बारे में न जाने क्या कुछ सोचते रहे। मुझे मेरे फूफा जी का जासूस ठहराया, मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं इस घर में इसलिए आई हूं ताकि इस घर की खबरें दे सकूं। उस वक्त मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन आज वक्त ने सारे सवालों का जवाब दे दिया है वैभव। ये तुम्हें लगता है कि वक्त ने हर सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त ने सही वक्त पर कोई जवाब दिया ही नहीं। और वक्त गुजर जाने के बाद बड़े से बड़ा जवाब बेअसर हो जाता है। और शाम होने के बाद सूरज नहीं निकलता मैडम, रोशनी करने के लिए दिया जलाना पड़ता है। तुम भी किसी सूरज के निकलने का इंतजार तो मत ही करना। तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं पा रही हूं मैं वैभव, क्योंकि मेरे हिसाब से वक्त अभी भी गुजरा नहीं है। वक्त अभी भी हमारे हाथों में है, और तुम इतने दूर भी नहीं गए कि वापस ना आ सको, बल्कि अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। जय उत्तराखंड। अरे जय हो जय हो। अरे आओ मेरे जंगल के शेर। आज कैसे आना हुआ? ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर, ना कोई तार। बैठो 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 बैठो। अरे भाई कैसे आना हुआ? अपने हिसाब से। आपने जो काम बताया था वो कर रहा था, उस अमरनाथ के घर पर नजर रख रहा था। अच्छा अच्छा, तो उस घर में सब कुशल मंगल है, खैरियत तो है ना अपने हिसाब से? अब अंदर क्या चल रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं है। जैसे आपने मुझे बताया था कि घर के बाहर नजर रखनी है तो मैं रख रहा था। लगे रहो सुनील बाबू, इसी तरह लगे रहो। कभी ना कभी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाएगा अपने हिसाब। घर पर नजर रख रहे हो ना, पर ये तो जरूरी नहीं कि जो भी मिलने आए वो घर पर ही मिलने आए। असल में तो नजर दफ्तर पर रखनी चाहिए। हाँ हाँ, अरे यही तो कहा था मैंने सुनील बाबू तुमसे कि जब भी केदारनाथ और अमरनाथ दफ्तर जाएं तो उनके पीछे पीछे जाया करो अपने हिसाब। आज परेशान सा एक आदमी घर पर आया था, काफी देर तक वो घर पर रहा, और जब वो बाहर निकला तो आंसू पूछता हुआ जा रहा था। अरे कौन दुखियारा आ गया था, और वो भी उनके सामने अपना दुखड़ा रोने? मैं तो उस आदमी को नहीं पहचानता था, लेकिन वो जब जा रहा था तो मैंने उसकी तस्वीर निकाल ली थी। दिखाओ दिखाओ। अब ये देखिए, हो सकता है आप इसे पहचानते हो। तो तुम हो अपने हिसाब से। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अरे भाई ये दुखियारा जो था वो अमरनाथ और केदारनाथ से मिलके मुझे दुखी करने आया था अपने हिसाब से। भाई मामला क्या है, जरा आगे भी तो बताओ। अब मुझे क्या मालूम अंदर क्या बातचीत चल रही है। पर ये है कौन? ये वही है ना अपना चौरसिया,
मुकुंद प्रसाद चौरसिया। क्या? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अपने हिसाब से। लेकिन ये अमरनाथ मिलने क्यों आया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुकुंद प्रसाद चौरसिया ने अमरनाथ से हाथ मिला लिया हो? क्यों आया था ये तो पता लगाना ही होगा अपने हिसाब से। फिर ये कैसे हो सकता है? मुकुंद प्रसाद ने तो उनकी जमीन हड़प कर ली है। और अमरनाथ ने भी तो सुरभि को मोहरा बना रखा है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो करोड़ों की जमीन यूं ही छोड़ देगा? हरगिज नहीं। मुझे तो लगता है कि वो सुरभि के बारे में कोई ना कोई बात करने आया होगा। यही तो पता लगाना होगा नैना कि ये मुकुंद प्रसाद चौरसिया अगर अमरनाथ के घर आया था तो क्यों आया था और क्या पता लगाना चाहता है, क्या करना चाहता है अपने हिसाब से। आइए पापा, आप तो काफी भीग चुके हैं। हाँ बेटा, हम तक दुख के बादल छाए हुए थे। आज सच की बरसात हुई है। हमारे दुख पर शायद ऊपर वाला भी रो पड़ा। मैं आपके लिए तौलिया ले आती हूँ। ये लीजिए। अरे पापा, आपको तो सर्दी हो गई है। हाँ बेटा, जितना लंबा वक्त लगा अपनी सच्चाई के साथ दिल्ली पहुंचने में, ठीक उसी तरह वहां से लौटने में भी काफी वक्त लग गया। हाँ पापा, बारिश की वजह से ट्रैफिक भी तो जाम होता है। आप जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए और कपड़े बदल दीजिए। मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। ठीक है। सुरभि का कोई फोन आया क्या? हाँ आया था ना। आज सुरभि की शर्मिंदगी खत्म हुई। वो कह रही थी कि उसकी बात सच साबित हुई और इस बात से वैभव की माताजी भी बहुत खुश थी। खुशी तो होगी ना भावना, उन्हें उनकी जमीन जो वापस मिल गई। मुझे तो ऐसा लग रहा भावना जैसे मैंने अपने मरते हुए स्वाभिमान को फिर से बचा लिया है। सबकी नजरों में गिरकर एक बार फिर उठ गया हूं। हाँ पापा, आज उन्हें पता लग ही गया होगा कि हम भले ही पैसे वाले ना सही, लेकिन हम बेईमान भी नहीं हैं। बेटा, मैंने पूरी सच्चाई के साथ उन्हें उनकी जमीन वापस लौटा दी है। बस अब वो हमारी सुरभि को उसकी खुशियां लौटा दे। पापा, अब तो बस ये देखना है कि ये खबर बाके लाल से कब तक छुपी रहती है, और अगर ये खबर उसे मिल भी गई तो उसका अगला कदम क्या होगा। नैना, ये सुनील ने खबर दी थी तो इतनी रात को। अगर दिन में उसने मुझे बता दिया होता तो मैं अब तक तो पता लगा चुका होता कि ये मुकुंद प्रसाद चौरसिया अमरनाथ से मिलने क्यों आया था। दीदी, खाना लगा दूं? हाँ लगा दो। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। अरे खाने से क्यों मना कर रहे हैं आप? मैंने एक बार कह दिया ना नैना कि मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना। ठीक, तुम जाओ, मैं देखती हूँ, दूसरा काम करो, जाओ। मेरी भूख
तो उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया में खाली है। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि ये मुकुंद प्रसाद चौरसिया उस अमरनाथ से मिलने क्यों आया था, तब तक ना तो मुझे चैन मिलेगा और ना ही सुकून। अगर ऐसा हुआ ना तो वो जमीन मेरे हाथ में आते आते निकल जाएगी अपने हिसाब से। दर्द का रिश्ता होता है। पता तो लग जाएगा, लेकिन जरा सोचो नैना कि मैंने मुकुंद प्रसाद को यह कहकर मजबूर किया था कि माता जी मेरे कब्जे में हैं, और यही कहकर मैंने 20 एकड़ जमीन उससे अपने नाम लिखवाई, और यही कहकर मैंने मुकुंद प्रसाद चौरसिया को चुप रहने पर मजबूर किया था। अब ऐसी क्या बात हो गई जिससे ये मुकुंद प्रसाद चौरसिया उस अमरनाथ को मिलने आया? मुझे तो कोई खतरे की घंटी लगती है अपने हिसाब से। बात तो बिल्कुल ठीक है आप। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मुकुंद प्रसाद को माताजी के बारे में पता लग गया? क्योंकि आपने उन्हें रखा भी तो हरिद्वार में ही है ना। हो सकता है नैना, हो सकता है कि उस मुकुंद प्रसाद को माता जी के बारे में पता लग गया हो, और उसके बाद वो अमरनाथ से हाथ मिलाने गया। एक बात तो मैं तुमसे कहूंगा नैना, इतना अमरनाथ और केदारनाथ अपनी माता को नहीं मानते जितना वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया मानता है अपने हिसाब से। और अगर उनके बारे में मुकुंद प्रसाद को पता लग गया ना, तो फिर बात पूरी तरह से बिगड़ सकती। हाँ नैना, हाँ, अगर ऐसा हुआ ना तो वो जमीन मेरे हाथ में आते आते निकल जाएगी अपने हिसाब से। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा नैना। मैं ये खेल जीतकर हारना नहीं चाहता अपने हिसाब से। लेकिन अब आप करेंगे क्या? ये सारी की सारी जड़ है ना, वो बुढ़िया है नैना। अगर मैंने उस बुढ़िया को खत्म कर दिया तो अमरनाथ और मुकुंद प्रसाद को डराने की वजह तो खत्म ही हो जाएगी अपने हिसाब से। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं इतने जल्दी? अच्छा, तो ये होगा कि आप उस श्रवण ढोलिया से बात कीजिए और उसे पूछिए कि कहीं किसी को इस बात की भनक तो नहीं लग गई ना कि माताजी उसके पास है। बिल्कुल ठीक कहती हो ना, बीवी हो तो ऐसी। तो फोन लगाइए उसे। अच्छा, अब खाना लगाओ? नहीं, सोचने दो मुझे। ठीक। भैया, मुझे जरा दरअसल आपसे बात करनी थी कुछ। माँ जी के बारे में जो हमारे साथ रहती है? नहीं नहीं, अपने बारे में, मेरे बारे में। अरे तो बोलो ना, ये भी कोई पूछने की बात है? बोलो। बाकेलाल का फोन इस वक्त? अच्छा बरखा, हम लोग बाद में बात करते हैं, तुम जाओ सो जाओ। हाँ बाकेलाल जी, बोलिए, इस वक्त कैसे याद किया? याद तो उन्हें किया जाता है दुलिया साहब जिन्हें भूला जाए।
आप तो मेरे मन में रहते हैं, मेरे दिल में। और बांकेलाल अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। हाँ हाँ हाँ, मुझे मालूम है। आगे सुनाइए। अरे भाई, इसलिए फोन किया था कि माताजी कैसी हैं? सुरक्षित तो हैं, ठीक ठाक है ना अपने हिसाब से? बांकेलाल जी, आप माँ जी को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? अरे वो हमारे पास है तो आप बेफिक्र रहिए। अरे मालूम है, लेकिन आजकल दीवारों को सिर्फ कान ही नहीं होते, न जाने क्या क्या होते हैं। और आजकल मेरे दुश्मन बड़े सतर्क हो गए, सक्रिय हो गए हैं। कहीं ये बात किसी के पास लीक तो नहीं हुई कि मैंने माताजी को आपके पास रखा है अपने हिसाब से? अरे नहीं नहीं बांकेलाल जी, ये बात लीक नहीं हो सकती। सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा और किसी को नहीं मालूम कि माँ जी को हमने अपने घर पे रखा है। हाँ हाँ, मालूम है, लेकिन जरा सावधान रहना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और अपनी बहन को भी समझा देना कि ये बात 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। दर्द का रिश्ता होता है। और तो फिर आपको मालूम ही है, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और नुकसान हो गया तो ना तो आपके हाथ में कुछ आएगा और ना ही मेरे हाथ में कुछ आएगा अपने हिसाब से। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ये बात कभी किसी के सामने नहीं खुलेगी बांकेलाल जी। ये बात कभी किसी के सामने ना खुले, इसलिए तो मैंने माँ जी की सेवा के लिए अपनी बहन बरखा को रखा। वही उनके साथ रहती है, उनकी देखभाल करती है। और मैंने उससे भी कह रखा है ये बात कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, इसीलिए तो मैंने आपके पास रखा है माताजी को। मुझे मालूम है कि आप भूल कर भी कभी कोई भूल नहीं करेंगे, और भूल कर भी कभी कोई भूल हो जाए इसलिए भूल नहीं करना। दुलिया साहब, भूल नहीं करना और अपनी बहन को भी समझा देना कि ये बात 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। अपने हिसाब से। ठीक है बांकेलाल जी, मैं अपनी बहन बरखा को भी समझा दूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय गंगा मैया। शुभ रात्रि। बरखा मुझसे क्या बात करना चाहती थी? जानते हो बेटा, वो बांकेलाल भी मुझे अपनी तरह ही बेईमान समझता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं भी उसी की तरह बेईमान हूं। इसीलिए उसने सिर्फ 20 एकड़ जमीन अपने नाम पे करने की बात कही। मैंने सुरभि से शादी ही इसीलिए की थी ताकि मुकुंद प्रसाद को मजबूर कर सकूं। और आखिर मैं कामयाब हुआ, वो हमारे सामने झुका। इसे उसकी ईमानदारी मत समझिए, बल्कि मजबूरी कहिए पापा, मजबूरी।